नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग पिछले कुछ दिनों से हमसे जुड़े ज़रूर होंगे इस वीडियो में। और यह आपका जो मैथ का क्लास चलता है यह सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, चाहे आप यूपी टेट वाले बच्चे हों, चाहे सी टेट वाले हों, चाहे सुपर टेट वाले हों। मेरे भाई बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से आप जुड़ जाइए हमसे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे मित्र, मेरे प्यारे भाई और बहन, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर इस वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे जिससे और भी मेरे भाई और मित्र जुड़ सकें। वैसे तो बहुत कम संख्या होती है आपकी, लेकिन खैर एडवांस मैथ काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट में भी, सुपर टेट में भी इसके प्रश्न आएंगे। आप लोग जुड़े रहिए और इसके पहले के एक वीडियो दो वीडियो जो आया हुआ है उसे आप ज़रूर देखिए। केवल और केवल ज्यामिति वाले पोर्शन पर बात करें तो ज्यामिति का आज दूसरा लेक्चर है, आप जरूर देखेंगे। यह क्लास नंबर 8 होगा, मैथ का क्लास नंबर 8 होगा और ज्यामिति का क्लास नंबर 3 या फिर 2 होगा। जरूर आप उसे देखेंगे। आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी करेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भी करने वाले हैं और साथ में दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरा भरपूर तरीके से। पीछे आपने कई प्रॉपर्टी देखे, 7 से 8 प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाया। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेंगे। हम पढ़ने वाले हैं आज कॉन्ग्रुएंसी और दूसरा सिमिलरिटी। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं बच्चों में कि सर कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का मतलब होता है, देखिए कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है समरूपता, सर्वांग समता। क्या होता है? सर्वांग समता। ओवरलैपिंग प्रोसेस में आप कर सकते हो सर्वांग समता, सर्वांग समता, ठीक है। अब इसका मतलब होता है समरूपता, समरूपता, समरूपता। हिंदी कहते हैं इसका। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि सिमिलरिटी का मतलब होता है समरूपता मेरे भाई, और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता। सर्वांग समता और सिमिलरिटी में दो चीज़ अगर आप समझ गए तो चीज़ें क्लियर होती चली चलेंगी। स्लोप और साइज। स्लोप और साइज मेरे भाई दो चीज़ है, दो फैक्टर हैं इन दोनों के, स्लोप और साइज। मेरे मित्र इसमें क्या है ना, कॉन्ग्रुएंसी में स्लोप भी इक्वल होगा, साइज भी इक्वल होगा, यानी कि ओवरलैपिंग का प्रोसेस। अगर हम कहें 1 किलो वाला आप घी का डब्बा लाइए, 1 किलो वाला घी का डब्बा लाइए मेरे मित्र, फिर से पापा भी 1 किलो वाले घी का डब्बे ला दिए। अगर वही सेम डब्बा है, सेम क्वालिटी का है, सेम उसमें मात्रा है, सब कुछ बराबर है, उसकी साइज भी इक्वल है, उसमें जितने लीटर का घी है वो भी उतने लीटर का घी है, डब्बा भी सेम है, सब कुछ हुलिया ढुलिया जो भी है सब कुछ सेम है, शेप एंड साइज दोनों सेम है, यानी कि तब वो हमारा क्या कहलाता है? सर्वांग समता, यानी कि सभी अंग उसके समान हैं। और समरूपता का मतलब होता है मेरे भाई साइज भले सेम हो, स्लोप भले सेम हो, लेकिन साइज नहीं सेम हो सकता कभी भी। जैसे बात करें, एक आप डालडा घी का ये बात किए हुए हैं तो डालडा घी का एक छोटा सा डब्बा ले लें, बड़े वाला 1 लीटर का डब्बा ले लें 1 किलो वाला, और सेम ही क्वालिटी का, सेम डब्बे का, सेम ही रंग रूप का एक आधा लीटर का डब्बा ले लें, एक आधा लीटर वाला डब्बा ले लें। तो आप कहेंगे बिल्कुल इसके साइज तो नहीं सेम, लेकिन समरूप दिख रहा है भाई, समरूप दिख रहा है, यह बिल्कुल जैसा है उसी का भाई छोटा भाई है। कहते हो ना कि बहुत बड़ी गाड़ी है तो छोटी गाड़ी अगर वैसे ही आ जाए तो कहते हो अरे ये तो छोटी गाड़ी है। छोटी गाड़ी का मतलब क्या? बड़ी गाड़ी भी होगा एक ऐसा, तभी तो उसको छोटी गाड़ी बोल रहे हो मेरे भाई। छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी का मतलब कि बड़ी गाड़ी का ही हुलिया ढुलिया बिल्कुल जो है वो छोटे गाड़ी के ही बराबर है, लेकिन बस साइज अलग अलग है, तभी तो आप छोटे गाड़ी उसका नाम दे दिए। बड़े भैया छोटे भैया, बड़े भैया का मतलब हो गया बड़ा भैया, एंगल बड़ा होगा, भुजा बड़ा होगा, और छोटे भैया का मतलब छोटा, एंगल छोटा होगा, मतलब एंगल भले बेमाल सब कुछ बराबर हो लेकिन साइज मतलब लंबाई थोड़ी छोटी होगी, इस वजह से कह सकते हो छोटे भैया बड़े भैया। यानी कि इसमें आकार छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन मेरे भाई देखने में समरूप होंगे, शेप बराबर होगा, स्लोप जिसे कहते हैं स्लोप बराबर होगा, लेकिन साइज की बात करें मेरे भाई तो साइज इनकी अलग अलग होगी, है ना, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, यह चीज़ें हो गई। कहते हैं ना भाई दो भाई हैं, मान लीजिए दोनों को एक ही जैसा टी शर्ट चाहिए, एक है थोड़ा सा ज़्यादा बड़े है, एक को 9 नंबर का स्लीपर होता है मान लीजिए, एक को 6 नंबर का स्लीपर होता है। 9 नंबर का स्लीपर और 6 नंबर का स्लीपर जिससे होता है, दोनों का तो पैर का साइज अलग अलग है ना भाई, लेकिन समरूप चप्पल या फिर स्लीपर या फिर कपड़े पहनने के लिए मार कर लेते हैं छोटे छोटे बच्चे कि हमें भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन वो छोटा है बड़े वाला जैसा लेने के लिए मांग कर लेता है, डिमांड करता है, लड़ाई झगड़े कर लेता है।
तो उसे वैसा ही लाना पड़ता है, बिल्कुल सेम शेप का, सेम प्रकार का, साइज का नहीं, साइज तो उसका होगा, समझिए कि नहीं, यह थोड़ा अंतर है। हम आ जाते हैं, थोड़ा सा बेसिक था ये जो आपको समझ में आना चाहिए सारे बच्चों को। अब हम चलते हैं इस पे बनाते हैं ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे। देखिए 2 त्रिभुज हमने बनाया, पहले सर्वांग समता समझ लेते हैं, फिर चलते हैं समरूपता की तरफ। 2 हमने त्रिभुज बनाया यहाँ पर मेरे भाई। आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न करने वाले हैं, आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे तो काफ़ी प्रश्न होंगे। वैसे आपकी संख्या बहुत कम होती है, लोग कहते हैं सर पेडागॉजी स्टार्ट करिए। भाई पेडागॉजी स्टार्ट होगा, पेडागॉजी में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 100 क्वेश्चन से कम ही होगा। मतलब 75 क्वेश्चन अगर करा दिए हम आपको ना, तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा उसमें। लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं समझोगे तो नहीं लगा पाओगे। 15 नंबर तो ऐसे ही चला जाएगा। 15 नंबर से पेडागॉजी लेके क्या करोगे, मैथ की बात कर रहे हैं केवल। देखिए मेरे भाई, इसका नाम है ABC, यह त्रिभुज ABC है, यह PQR है, यह PQR है, यह ABC है। अगर हमको सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है तो 6 बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, AB भुजा AB बराबर भुजा PQ, भुजा AC इक्वल टू भुजा PR, भुजा BC बराबर भुजा QR। मेरे भाई इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी अगर हमें सर्वांग समता अगर दिखाना है किसी भी 2 त्रिभुज को, तो हमें 6 बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इन 6 में से मेरे भाई केवल कोई भी 3 अगर बराबर हो जाए ना, इन दोनों में, इन 6 कंडीशन जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन 6 में से केवल कोई 3 इन दोनों में बराबर हो जाए ना, तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हम इसे दावे के साथ कह देंगे फिर कि यह सर्वांगसम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी है इसके अंदर, मतलब कि फोटोकॉपी है। यस समझ लो मेरे भाई, ये फोटोकॉपी कब होंगे। और सर्वांग समता का एक तरह से प्रतीक भी आप लोग जान जाएंगे। सर्वांग समता का जो प्रतीक होता है मेरे भाई, वह इस प्रकार से होता है, पहले इक्वल लगाएंगे फिर इस प्रकार से, यह सर्वांग सम का प्रतीक है। अब इसको देख लीजिए। देखिए अगर हम कहें कि 3 विधि से इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग, पहले इसको मैरेज कर देते हैं, इसको देखेंगे दूसरे बार, मतलब दूसरा प्रॉपर्टी में, आज का दूसरा प्रॉपर्टी। देखिए मेरे भाई हमने क्या कहा कि 3 साइज से, मतलब 3 प्रकार से, केवल 3 चीज हमको पकड़ना है। इन 6 में से 3 अगर पकड़ में आ जाए ना, तो ये समरूपता यानी कि सर्वांग समता बनने लगेगा, सर्वांग सम हम कह सकते हैं इसे। भाई बेड़ा पार हो जाएगा। देख लेना, पहला हमने कह दिया एंगल, पहला हम ले लेते हैं साइड एंगल। साइड एंगल, साइड अगर कहें तो भुजा, भुजा कोण, भुजा कोण भुजा। अगर मेरे भाई इस दोनों त्रिभुज में भुजा कोण यानी कि कोई दो भुजा और कोई एक कोण अगर बराबर हो जाए ना, तो इसे हम कह सकते हैं सर्वांगसम होगा। यानी कि अगर हम कहते हैं ए बी बराबर पी क्यू और ए सी, मेरे भाई ध्यान देना, इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। ए सी बराबर पी आर, यानी ए सी बराबर पी आर बराबर है, तो मेरे भाई याद रखना यह एंगल भी बराबर हो जाएगा। एंगल, क्योंकि एक ही बेस पर 2 भुजाएं अगर आपस में बराबर दिखा रही हैं, तो यानी उनके बीच बनने वाला कोण यानी कोण ए इज इक्वल टू कोण पी हो जाएगा। मेरे भाई इस चीज को देख लीजिए, यह समरूपता दिखाता है, सर्वांग समता दिखाता है मेरे भाई। यह क्या दिखा रहा है हमें, कॉन्ग्रुएंसी दिखा रहा है। अब हम दावा के साथ कह सकते हैं मेरे भाई, पूरा दावा है मेरा कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी ओवरलैप होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल ओवरलैप होंगे मेरे भाई, ना छोटा ना बड़ा, ना कोण ज़्यादा ना कोण बराबर, मतलब बराबर तो होगा ही, ना कोण ज़्यादा ना ही छोटा, भुजा बराबर कोण भी बराबर मेरे भाई, सब कुछ बराबर होगा। अब यह दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे मेरे लल्ला, इस चीज़ को ध्यान देना। अब एक चीज़ और ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे कहेंगे, हमें पता है जो बच्चा थोड़ा सा टैलेंट होगा वो जरूर इस बात को टोकेगा, हमें इस बात पे जरूर बोलेगा, सर क्या कोई भी 2 भुजा और कोई भी 2 कोण, मतलब कोई भी एक कोण, पहला कंडीशन है भाई, पहला एस यानी भुजा कोण भुजा का, सर कोई भी 2 भुजा और एक कोण। हमने कहा ना भाई ना, कोई भी 2 भुजा एक कोण नहीं, 2 भुजाओं के बीच में बने हुए कोण, याद रखना। मतलब आपका यह भी तो कह सकते हो सर यह वाली भुजा और यह वाली भुजा, मतलब यह वाली भुजा इस वाले भुजा के और यह वाली भुजा इस वाली भुजा के, सर यह कोण और इस कोण के नहीं हो सकता था क्या? नहीं भाई, जो दोनों भुजा बराबर होंगे ना, उनके बीच बनने वाला कोण बराबर होना चाहिए।
यही होगा भी मेरे भाई, क्योंकि अगर यह कोण यह भुजा ए बी पी क्यू के बराबर है, ध्यान से समझना, ए सी पी आर के बराबर है, तो इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण जो होगा, एंगल जो होगा मेरे भाई, वह बराबर होगा, न कि अदर दो कोण बराबर होंगे। इस बात को ध्यान देना है हमें। अगले इसी माहौल में अगर अगला आप देखना चाहते हैं, कोई दो अलग सी भुजा बराबर कर लें, यानी कि ए बी के इक्वल टू पी क्यू कर लें, बी सी के इक्वल टू क्यू आर कर ले मेरे भाई, तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण जो होगा वह बराबर होगा मेरे भाई, यह नहीं होगा। फिर इस चीज को ध्यान में देना है, और तब जाके आपका यह कांग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता प्रूफ होगा। इस चीज को ध्यान देना, न कि इस भुजा को इसके बराबर कर दें, इस भुजा के इसको बराबर कर दें, और यह दोनों में से कोई कोण दिखा दें, ना मेरे भाई, इसके बीच का कोण होना चाहिए, तब जाके वह सर्वांग सम होगा। इस बात को क्लियर कर लेना, ध्यान दे लेना है। पहला कंडीशन था मेरे भाई। दूसरे कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन बहुत ही ध्यान से देखेंगे, भुजा भुजा भुजा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका अपने इस रोल में, यानी भुजा 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 यानी साइड साइड साइड, यह दूसरा कंडीशन मेरे भाई, यानी भुजा भुजा और भुजा यह बराबर होने चाहिए, तब भी इसे हम कांग्रुएंसी बोलेंगे। पूरा दावा के साथ, पूरी दावा होगी हमारी, यह दोनों के दोनों क्या होंगे, कांग्रुएंसी होंगे मेरे भाई। तीन चीज मिलाने ही पड़ते हैं हमें, इन तीनों में से जो हमने लिखा था, 6 कंडीशन लिखा था, 6 में से 3 मिलने चाहिए। आप खुद देख लो, 2 भुजा 1 कोण मिला, यहाँ पे तीनों भुजा हमने मिला दिया। अब एक कंडीशन और बनेंगे, उसको भी देखेंगे। पहले देखिए, अगर मेरे भाई कह लें यह वाला भुजा यानी कि ए बी बराबर हो पी क्यू के, किसके, पी क्यू के बराबर हो जाए, और ए सी बराबर हो मेरे भाई इस पी आर के, ए सी बराबर हो पी आर के, और बी सी मेरे भाई बी सी बराबर हो जाए क्यू आर के, यानी कि बी सी बराबर हो जाए क्यू आर के, तो हम या फिर कोई और भी इसको बोलेगा यह सर्वांग समता है, यानी कि यह सर्वांग सम है, यह कांग्रुएंसी है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, यानी कि कौन सा साइन बोलेंगे मेरे भाई, बोलेंगे ए बी सी सर्वांग सम होगा पी क्यू आर के। यह बात आप ध्यान देंगे, ठीक है भाई। अब तीसरा कंडीशन, इन दोनों कंडीशन के बाद तीसरा कंडीशन जरूर से जरूर फॉलो करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको लास्ट में बताया जा रहा है। AAS, क्या मेरे मित्र, AAS। अब AAS किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन किसी का नाम नहीं यहाँ पर है। AAS का मतलब होता है कोण, कोण और भुजा। तीसरा कंडीशन मेरे भाई याद रखना, AAS यानी कि कोण, कोण और भुजा, कोण, कोण और भुजा मेरे भाई, यानी कि एंगल, एंगल, साइड, ठीक है। यह बराबर हमको प्रूव करना है। ध्यान से देखना है, अगर हम कह दें कोण A बराबर हो जाए कोण P के, कोण P के मेरे भाई, और कोण B जो है ना वो बराबर हो जाए कोण Q के, यानी एंगल Q के। अगर बराबर हो जाता है मेरे भाई, मतलब कि एंगल A, अगर हम कह दें एंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना सकते हैं हम, आपके इजाजत हो तो बताओ। इसको अगर आप लिख लिए हो तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। देखिए, अगर यहाँ पर एक हम त्रिभुज बना दें मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम त्रिभुज बना दें, 2 बनाते हैं, 2 बनना चाहिए ना, 2 त्रिभुज अगर यहाँ बना दें हम मेरे भाई, 2 त्रिभुज अगर यहाँ बना दें हम, तो आप देख पा रहे हो दोनों त्रिभुज को कि यह वाला एंगल अगर मेरे मित्र 60 हो या फिर 70 ले लेते हैं, यह वाला 70 हो और यह वाला भी 70 हो। हमने क्या बोला, 2 कोण बराबर होने चाहिए। अगर यह 70 तो यह भी 70, अगर यह 60 कर दें या फिर 50 कर दें तो यह भी 50। अब आप खुद देखो मेरे भाई, आपको पता है पहली प्रॉपर्टी हमने यही बताई थी, किसी भी त्रिभुज में यही बताया गया था आपको, पहली प्रॉपर्टी, किसी भी त्रिभुज के इंटीरियर सारे कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों को अगर जोड़ते हैं मेरे भाई, यानी कि 70 और 50 तो हो गया मेरे भाई कितना, 110। अब बताओ 110 में कितना जोड़ने की हो जाए, वह 180, सही ना भाई, 120 है मेरे भाई, 120, 70, 50, 120। अब बताओ 120 में कितना जोड़ दें मेरे भाई, वो हो जाए 80, यानी 180 मेरे भाई। तो बता देना सर 60 जोड़ दीजिए, तो बताओ ऑटोमेटिक यानी अपने से बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो बस यही चीज़ है, अगर किसी भी त्रिभुज को, किसी भी 2 त्रिभुज को सर्वांगसम अगर हमको प्रूव करना है, दिखाना है, कांग्रुएंसी बतानी है, तो कोई 2 एंगल अगर बराबर होता है तो तीसरा अपने से बराबर होगा मेरे भाई।
तीसरा अपने से बराबर होगा, यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। बताना जरा यह चीज़ें समझ में आया या फिर नहीं आया? ये चीज़ें तीनों की तीनों चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुई या ना हुई? मतलब साफ है मेरे भाई, अगर दो कोण आप बराबर कर देते हो, दो कोण किसी भी त्रिभुज में बराबर हो जाता है, तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, अपने से बराबर होगा। आप खुद देखो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे आप 70 और 50 लेते हैं, अगर इसे 60 और 50 ले लें ना तो ये 70 आएगा, और इसे भी 60 और 50 लेते हैं तो ये 70 आएगा। यानी कि तीसरा तो अपने से बराबर हो रहा है, तीसरा तो कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, तीसरा तो अपने से बराबर हो रहा है मेरे भाई। तो यह चीज़ें हैं, ये तीन कंडीशन थी समरूपता के, सर्वांग समता के। अब हम चलते हैं समरूपता की तरफ, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। समरूपता में कुछ कंडीशन है, उसको बहुत ही ध्यान से देखना है, और यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं। जितना इससे नहीं आता मेरे भाई, उससे कई गुना ज़्यादा आपका समरूपता से प्रश्न आता है। सर्वांग समता से आप देख सकते हैं, सर्वांग सम कांग्रुएंसी दिखाता है। कांग्रुएंसी का मतलब होता है कि ओवरलैपिंग का प्रोसेस, और इसका साइन यह होता है। लेकिन समरूपता का साइन क्या होता है मेरे भाई? बस यह होता है, इसे समरूपता का साइन कहते हैं। यह समरूपता का साइन होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बराबर लगा देना तो सर्वांग समता का साइन होता है। इस चीज़ से आप पहचान सकते हैं इसको। चलिए आ जाते हैं अब सिमिलरिटी की तरफ। अब यह मत सोचना कि यह कहीं नहीं पूछा गया है सर, ये भाई यह हर जगह पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट है। इसके बाद दो वीडियो और आएंगे, एक तो आपका इन सेंटर का आएगा, एक आर्थो सेंटर का आएगा। उसके बाद आपका त्रिभुज खत्म, फिर सर्कल स्टार्ट करेंगे। सर्कल भी 2 से या 3 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री कहीं से भी पूछ ले आपको मेरे मित्र, आप फोड़ क्या होगे देखना जरा। सिमिलरिटी ट्रायंगल की सिमिलरिटी की बात किया जा रहा है, यानी कि समरूपता। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि स्लोप और साइज नहीं इक्वल होगा, स्लोप इक्वल होगा। यानी कि अगर कहें एक छोटकू सा एक बड़कू सा त्रिभुज बनाते हैं, एक छोटकू सा त्रिभुज बनाते हैं, तो आप क्या इसे ओवरलैप करा सकते हो मेरे भाई? ओवरलैप करा सकते हो ना। लेकिन अगर बोले हम कि भाई स्केल लाओ, इसको हम आपके खींचते हैं, इसको भी 60 डिग्री खींचेंगे, इसको भी 70 खींचेंगे, और इसको 50 खींचेंगे, तो हम इसको भी कर दें, यह 70 खींच दिए और यह 50 खींच दिए, यह 60 खींच देंगे। तो आप साफ साफ देख रहे हो मेरे भाई कि यह वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है, और यह वाला एंगल 60 जो है इस वाले एंगल के बराबर है, यह 50 इसके बराबर है। यानी कि मेरे मित्र ये साफ साफ क्या दिखा रहे हैं? सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, न कि सर्वांग समता दिखा रहे हैं। यानी कि ये समरूपता दिखा रहे हैं। इनका साइज इक्वल ना है, लेकिन इनका स्लोप इक्वल है। यह भले ही समरूप नहीं है, मतलब कि यह भले ही साइज में इक्वल नहीं है, लेकिन समरूप हैं, समान रूप है दोनों का। कोई छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा मेरे भाई, यह चीज़ समझ में आ रहा है आपको? जब हम और मेरे बड़े भाई साहब जब थोड़े से छोटे थे, तो दोनों की हुलिया ढुलिया सब कुछ समान था। हम थोड़े से सांवले हैं और थोड़े से साफ मुकड़े के हैं, तो बस इससे ही उनको पहचाना जा सकता था। कभी काल के तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता था। उनके दोस्त मुझसे पूछ लेते थे सूरज बना के, है ना, मैं प्रकाश हूँ। और मुझे कभी स्कूल में, हम इंटर तक की बात कर रहे हैं, जब इंटर में वो थे तो मैं 10th में था, 9th में था शायद, वो इंटर में थे तो मैं 9th में था। तो कभी काल के हमें सूरज समझ लेते थे, है ना। तो बाद में जब फेस देखते थे पीछे करके, मतलब समझ लो कि हम दोनों की हुलिया ढुलिया सब कुछ बराबर थी, सब कुछ। वो पतले भी थे, हम भी पतले भी थे, मतलब समान था सब कुछ, साइज सब कुछ बराबर था। तो वह और हम, वह क्या हो गए दोनों लोग, हम दोनों लोग क्या हो गए वहाँ पर समरूप हुए, न कि सर्वांग सम हुए। समझ गए? उनका हाथ पैर हो सकता है कुछ बड़ा छोटा तो होगा ही होगा, लेकिन चेहरे से मुखड़े से देखने में बराबर बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। आज भी अगर हम अपनी उनकी फ़ोटो अगर लगाएं ना डीपी में, तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नज़र आती है दोनों लोगों में। तो यह चीज़ें हम बता रहे हैं आपको। तो यानी कि सिमिलरिटी और आपके कांग्रुएंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान देना मेरे भाई। चलिए, बहुत काफ़ी प्रश्न हम करने वाले हैं। चलिए इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं भाई। चलिए अब इसको देख लेते हैं। दो त्रिभुज हम लेते हैं, यानी कि समझ लेना साइज नहीं बराबर होगा, क्या बराबर होगा? स्लोप इक्वल होगा। दो त्रिभुज लेते हैं मेरे भाई, दो त्रिभुज की बात करते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, अब छोटा है कि बड़ा है इसको नापने नहीं हमें, बस बना लो ए बी एंड सी, फिर यहाँ पे पी क्यू एंड आर। इसमें भी पहला कंडीशन यही आएगा मेरे भाई कि हम इसको किस प्रकार से प्रूव करें, किस प्रकार से हम सिमिलर इसको प्रूव करें। तो पहला है कोड ले लेते हैं, कोड ले लेते हैं, यानी कि एंगल ले लेते हैं मेरे भाई। अगर एंगल लेते हैं, यानी कि कोड लेते हैं, यानी कि कोड
कोण लेते हैं तो इस चीज़ को ध्यान देना, कोण, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई इस चीज़ को। देखिए अगर यह दोनों आपस में समरूप हैं यानी कि सिमिलर हैं तो यह सिमिलरिटी का साइन आप लगा दोगे इनके बीच में इस प्रकार से मेरे भाई, ठीक है। यानी कि कोण की बात करें तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, अगर एक कोई कोण बराबर हो जाए, एंगल A बराबर एंगल P और एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल Q अगर बराबर हो जाता है मेरे भाई, तो हम फिर से वही गाथा गथने वाले हैं कि अगर दो त्रिभुज बनाया जाए, P एक है ABC, एक है PQR मेरे भाई, अगर यह 30 का हो जाए और यह हो जाए मेरे भाई, यह हो जाए 100 का, तो बताना जरा ये कितने का होगा, 50 का होगा कि नहीं होगा। इसको छोड़ देते हैं, अभी हमको नहीं पता है, लेकिन हमको यह पता है कि जब यह 30 का है तो यह भी 30 का है मेरे भाई, अगर यह 100 का है तो यह भी 100 का है मेरे भाई। तो अब बताओ तीसरा कोण निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या? तीसरा तो अपने आप पता चल जाएगा भाई। जब 30 और 100 130 होता है और आपको पता है किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 180 माइनस 30 कर देंगे 130, तो आ जाएगा 50। तो यानी कि तीसरा तो अपने से बराबर हो रहा है ना, तो तीसरा यहाँ पर आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल R मेरे भाई। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी के कुछ कंडीशन होते हैं, यानी कि जब हमने एक यह एंगल देखा मेरे भाई, यह वाला एंगल देखा, तो इसके सामने जो भुजा है ना यह, और जब P बराबर है मेरे भाई इसके सामने की भुजा यह दोनों आपस में रेशियो में होंगे। किस में होंगे मेरे भाई? रेशियो में होंगे, रेशियो में। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि यह सर्वांगसम है, लेकिन यह जरूर कर सकते हैं कि यह समरूप है। जब समरूप है मेरे भाई, तो अगर इसका यह भुजा 4 का होगा तो यह भुजा 2 का होगा। यानी कि अगर इसके एक भुजा में, किसी एक भुजा में जो रेशियो है मेरे भाई 1 और 2 का है, अगर ये 1 है रेशियो, यह 2 है रेशियो, याद रखना इसके इस भुजा में 2 और 1 का रेशियो आएगा, इसके इस भुजा में भी 2 और 1 का ही रेशियो आएगा। बस हम यह कहना चाहते थे आपसे, और यह सामने है आपके। यानी कि मेरे भाई इस एंगल ए के सामने कौन सी भुजा है? BC है। इस त्रिभुज को क्या कहेंगे हम, पहले बता दो। देखो एंगल ए है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? एंगल ए, यानी एंगल P बराबर है तो एंगल P लिख लीजिए, यानी भुजा P लिख लीजिए, बिंदु P लिखिए। अब एंगल A बराबर है किसके? P के। अब B बराबर है किसके मेरे भाई? B बराबर है क्यों के, यानी कि यहाँ पे B लिख लीजिए और यहाँ पे क्यों लिख लीजिए मेरे भाई। इसके बाद यह C है तो वह R है, यानी कि यहाँ पे C लिखेंगे तो यहाँ पे R लिखेंगे। यानी कि हम कह लेंगे यह दोनों जो त्रिभुज है ना, यह आपस में क्या है मेरे भाई? ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप हैं। इनका एंगल समान है। किससे हमने प्रूव किया? अभी 3 और हैं, 2 अभी और है कंडीशन। पहले एक कंडीशन से हम आपको समझा रहे हैं, कोण से, यानी कि एंगल से, यह दोनों आपस में समरूप है मेरे भाई। यानी कि ए बी होगा, ए बी बटे के आप करेंगे इस पी क्यू के इज इक्वल टू BC मेरे भाई क्यू आर के बटे करेंगे, BC इस बटे होगा क्यू आर के। इसके बाद AC बटा होगा PR के। देखना जरा, AC PR के, AC मेरे भाई PR के। अगर इस तरह लिख के करते हैं तो कभी गलती नहीं होगा, नहीं तो बच्चे गलत कर देते हैं। आपको पता है अगर यह एंगल यहाँ पे ना रहकर यहाँ पर 30 डिग्री ना होकर 30 डिग्री यहाँ पे हो जाए, तब आप दिक्कत कर देते हो मेरे भाई। कभी काल के बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। अगर ये 30 डिग्री का यहाँ पे दिया है ना, तो 30 यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में यहाँ पे दिया रहता है, और बच्चे इस वाले एंगल के सामने इस भुजा को लेते हैं, तो इस वाले एंगल के सामने इस भुजा को ले लेते हैं। नहीं मित्र, आप जो एंगल बराबर है ना उसके सामने की भुजा लेंगे। इस वजह से पहले ध्यान देंगे कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, कौन सा एंगल बराबर है, उसके सामने का भुजा लेंगे। वही काम हमने यहाँ पे किया है बहुत इजली तरीके से। यह तो रहा पहला आपका कंडीशन। चलिए दूसरे कंडीशन में आ जाते हैं। या कोण से हमने समरूप दिखाया आपको। चलिए आइए एक नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा समरूपता हम दिखा दें मेरे भी। इसको समझने का एक और तरीका देखिए जरा, अगर आप उस तरह से ना समझ पाए तो देखिए इस तरह से समझ लीजिए। कोण को समझने का देखिए बहुत सारे फंडे हैं मेरे भाई। देखना इस तरह से समझ लो। अगर यहाँ पर हम ऐसे बना दें, है ना, ध्यान से देखना, यह A है, यह B है, यह C है, यह D है मेरे भाई, यह E है। इस प्रकार से कोई हमें आकृति दे रखा है, बोला जा रहा है इस AB का जो भुजा मध्य बिंदु है वह D है, इस AC का मध्य बिंदु E है। तो बताइए मेरे भाई, अगर इसका वैल्यू दे देगा, इस पूरे का वैल्यू दे देगा, तो पूछ लेगा इसकी वैल्यू बताइए या फिर इसकी वैल्यू बताइए। इस तरह से आप पूछा जा सकता है आपसे। मेरे भाई ध्यान देना, ये एंगल A तो दोनों में कॉमन है, एक एंगल तो बराबर हो गया। एंगल A दोनों में कॉमन है। आप बोलोगे ना कॉमन, बताना, आप बोलेंगे ना कॉमन भाई कि नहीं बोलोगे? कॉमन बोलना पड़ेगा मेरे मित्र, क्योंकि कॉमन है तो कॉमन बोलेंगे। अब याद रखना मेरे मित्र, दूसरा जो कंडीशन है जो आपको पता होना चाहिए,
जो आपको पता होना चाहिए, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता होगा, यानी कि एकांतर कोण किसे कहते हैं मेरे मित्र, एकांतर कोण किसे कहते हैं। यह देखो, यह वाला और इस वाले की, यानी कि अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, अगर उसको कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो मेरे मित्र उसे हम कहते हैं, वो वहाँ पे बनने वाला जो कोण होगा वो बराबर होगा, यानी कि इसे बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर यह यक्स है मेरे मित्र तो यह भी यक्स होगा। बताना जरा, जब यह यक्स है और यह यक्स है और यह एंगल बराबर है एक मेरे भाई, तो बताना इधर वाला एंगल का क्या कंडीशन आएगा, इधर वाले एंगल का क्या कंडीशन आएगा मेरे मित्र, बराबर आएगा या फिर नहीं आएगा, बराबर आएगा कि नहीं आएगा मेरे मित्र, ये बताना। क्योंकि एक एंगल तो बराबर हो चुका है, दूसरा एंगल भी बराबर हो चुका है, यानी कि एंगल डी बराबर कर लेते हैं एंगल बी के मेरे भाई। एक जब कॉमन है और एंगल डी एंगल बी के बराबर है, तो आप खुद कह सकते हो मेरे भाई कि जो यह एंगल ई होगा ना, वह जो एंगल ई होगा, इन दोनों का योग करके 180 में से जब माइनस कर देंगे तो यह वाला ई मिलेगा मेरे भाई। जो ई मिले जाएगा ना, ई आ जाएगा, तो आप आराम से कह सकते हो, देखो एंगल एक्स यहाँ पे, एंगल एक्स यहाँ पे, और यह वाला तो कॉमन है, यानी कि इन तीनों में अगर आप देखेंगे, अगर मान लेते हैं यह थीटा है मेरे भाई, अगर ये थीटा है, ये थीटा मान लेते हैं, एंगल ए जो है थीटा डिग्री है, तो थीटा है यह तो दोनों में है, ये एक्स बड़े वाले में भी है, देखिए ए बी सी वाले में भी है और ए डी ई में भी है, यानी कि ए डी ई में थीटा एक्स है। ये दो एंगल पता है हमको, तीसरा निकाल लेंगे 180 में से माइनस करके, सेम आएगा। कितना आ जाएगा आप कहोगे, इसमें जो आएगा सर वो 180 माइनस थीटा प्लस एक्स आएगा, बिल्कुल। अगर हम कहेंगे बड़े वाला त्रिभुज देखिए, ए बी सी देखिए, तो आप कहोगे जी ए बी सी की अगर बात करेंगे तो ए बी सी में भी थीटा और एक्स पता है, यानी कि ये जो छोटा वाला आएगा वो भी कितना आएगा, 180 माइनस थीटा प्लस एक्स आएगा। बताना जरा, इतना आएगा ना मेरे मित्र। जब इतना आएगा तो आप देख सकते हो यह वाला भी एंगल बराबर हुआ है, तीसरा अपने आप बराबर हुआ कि ना हुआ, ये बता दो। तीसरा अपने आप बराबर हुआ ना मेरे मित्र। तो बस यही चीज़ हमको ध्यान देना है, यही चीज़ हमको ध्यान देना है कि एंगल एक्स के सामने क्या है, ए ई है, एंगल एक्स के सामने क्या है, ए ई है, ए ई है, और इस वाले एंगल एक्स के सामने क्या है मेरे भाई, ए सी है, क्या है, ए सी है। यह रेशियो में इक्वल होंगे। इस वाले एंगल के सामने क्या है, 180 माइनस थीटा प्लस एक्स के सामने क्या है, ए डी है, ए डी है, ए डी है, और इस वाले एंगल के सामने क्या है मेरे भाई, ए बी है, ए बी है। क्यों हम उसी को ले रहे हैं, क्योंकि यह दोनों एंगल बराबर हैं, तो एंगल के सामने की भुजा ही रेशियो में आएगा, इस चीज़ को ध्यान देना। और तीसरा आपको पता है ये एंगल ए है मेरे मित्र, तो एंगल ए के सामने इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो ए जो डी ई है, डी ई होगा, और इसी वाले एंगल के सामने बड़े वाले त्रिभुज में बी सी होगा, क्या होगा, बी सी होगा मेरे मित्र। इस चीज़ को ध्यान देना, ये काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। ये दोनों तरीके से हमने आपको समझा दिया एंगल वाले ही रूल से। अगर यह आप सीख लिए मेरे भाई तो आपको अधिकतर प्रश्न इसी पे मिलेंगे, सिमिलरिटी वाले कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रश्न इस पे मिलते हैं, आप देख सकते हो। बताना, अब एक चीज़ हम और देख लें मेरे मित्र, इस पे एक और चीज़ देख लें। अगर इसी में हम कह दें कि अगर यह वाला कोण समद्विभाजक है, या फिर परपेंडिकुलर डाल दें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें, तो परपेंडिकुलर जो आएगा मेरे मित्र, अगर हम बोलें ए और डी, ए डी नहीं, ए एम ले लेते हैं, ए एम ले लेते हैं, ए एम परपेंडिकुलर है इस त्रिभुज का, तो जो ए एम इस पे होगा, अंदर वाले पे होगा, वही ए एम इस पे भी होगा। यानी कि साफ साफ अगर करें, अगर ए डी और ए बी का रेशियो जो होगा मेरे भाई, वही रेशियो होगा किसका, तो आप बता सकते हो, अगर यहाँ पर बिंदु ओ है तो ए ओ का रेशियो इक्वल टू ए एम का रेशियो, यानी आप साफ साफ कह सकते हो मेरे भाई, इसी के इक्वल टू आगे लिख लेंगे, ए एम का रेशियो अपान में ए ओ का रेशियो, क्योंकि भाई उसका भी तो एक ही यूनिट है, वह मीडियन नहीं मेरे भाई, वह क्या है, वह अगर देखा जाए तो वह आपके क्या है, अगर देखा जाए मेरे भाई तो वह क्या है, आपका माध्यिका है, माध्यिका कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि परपेंडिकुलर डाला गया है एंगल ए पर, एंगल ए पे परपेंडिकुलर डाला गया है, वह ए ओ है छोटे वाले त्रिभुज के लिए और ए एम है बड़े वाले त्रिभुज के लिए। ये चीज़ अगर हम बोलें कोण समद्विभाजक कर दें, ए का बाइसेक्टर कर दें, एंगल बाइसेक्टर कर दें, इसको अगर एन नाम दे दें मेरे मित्र, तो इसको अगर ओ डैश का नाम दे दें, तो आप इसमें भी वही कहोगे, बाइसेक्टर भी, कोण बाइसेक्टर भी, एंगल बाइसेक्टर भी जो होगा वह ए एन का अनुपाते ए ओ डैश का हो जाएगा, ए ओ डैश का हो जाएगा। अगर हम बोलें इस छोटे वाले त्रिभुज का एरिया बड़े वाले त्रिभुज के एरिया से क्या रिलेशन बनाएगा, तो आप साफ साफ कहोगे मेरे मित्र, इन सब के इक्वल में ही आता चला जाएगा। बड़े वाले त्रिभुज का एरिया यानी ए बी सी क्षेत्रफल ए बी सी का बटे के क्षेत्रफल ए डी ई का, क्षेत्रफल ए डी ई का रूट में हम कर देंगे मेरे भाई, रूट में कर देंगे, इस चीज़ को ध्यान देना। इसी के इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर, यानी बड़े वाले त्रिभुज का परिमाप, बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी
बटे के परिमाप ADE, परिमाप ADE। अभी हम इस चीज़ को फिर से लिखते हैं मेरे भाई, फिर से इसको समझाते हैं, ध्यान से देखना। यह प्रॉपर्टी आपको कई बार पूछा गया है, यह आपके एग्जाम में बहुत बार आया है मेरे भाई, है ना। तो आप इसको देखेंगे। चलिए आ जाते हैं, फिर से इसको समझते हैं, फिर से हम बनाते हैं एक त्रिभुज को और उसमें सारी चीज़ें फिर से हम समझते हुए चलते हैं। यानी कि अगर एक त्रिभुज अगर समरूप है, कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं, तो उस त्रिभुज का परिमाप भी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में उसकी भुजाएं होंगी। उस त्रिभुज का मीडियन यानी कि मीडियन भी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में उसकी भुजाएं होंगी। उस त्रिभुज का मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक भी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में उसकी भुजाएं हैं। मेरे मित्र, उस त्रिभुज का एरिया का अगर देखें अनुपात भी कलिजे रूट में आएगा, उसी के रेशियो में आएगा जिस रूप में उसकी भुजाएं हैं। अगर भुजाएं 1 और 4 के रेशियो में है तो मेरे मित्र अगर एरिया का देखा जाए तो एरिया किस रूप में आएगा, एरिया का जो रेशियो होगा 1/16 का रेशियो हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न आते हैं, आप ध्यान से इसको समझ लेना। देखिए फिर से हम इसको समझाते हैं अच्छे से। अगर कोई भी त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं, अब अलग अलग करके समझा देते हैं आपको हम ऐसे। अगर यह दोनों समरूप हैं, आपस में समरूप हैं, सिमिलर हैं, अगर यह A है या B है या C है या P है या Q है या R है मेरे भाई, तो ध्यान से देखना। इस त्रिभुज में अगर कह दें एंगल A अगर 30 डिग्री का है तो यहाँ पर एंगल R को हम कह दें मेरे भाई 30 डिग्री का है। तो ध्यान से देखना पहले आप, फिर उसके बाद समझते हुए चलना। यह 30 डिग्री का है, यह 30 डिग्री का है मेरे भाई। अगर हम इसको कह दें 70 डिग्री का है तो मेरे भाई यह बताओ कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। 70 और 30 100 और यह 80 डिग्री का होगा। यानी कि साफ साफ है, हम किसी भी दो त्रिभुज में दो एंगल समान दिए गए हैं, अगर यह 70 का है मेरे भाई तो बताना जरा यह 80 का होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल 80 का होगा, यानी तभी तो समरूप हुए। यानी कि समरूपता का कंडीशन यहाँ पर यह आ गया कि एंगल A बराबर एंगल P ना है, एंगल A बराबर मेरे भाई एंगल R है। इस चीज़ को ध्यान देना, एंगल A बराबर है एंगल R के और एंगल B बराबर मेरे भाई एंगल P के। एंगल B बराबर है एंगल P के, इस बात को याद रखना। और एंगल C बराबर है एंगल Q के, एंगल C बराबर है एंगल Q के। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आगे चलते हैं मेरे भाई। ध्यान से देखना आप, जब एंगल A बराबर एंगल R, एंगल B बराबर एंगल P, एंगल C बराबर एंगल Q, यानी कि सिमिलरिटी कौन सी हुई, साइड एंगल का। यानी कि इसके लिए हमने बताया है आपको भुजा का रेशियो, आप सब कुछ भुजा का रेशियो कर दीजिए। एंगल 30 डिग्री के सामने भुजा क्या है, BC। या फिर आप ऐसे ले लो, एंगल A और एंगल R पहले लिख लो। यहाँ पर एंगल एक A है और दूसरा R है, एक A है, त्रिभुज A है और एक त्रिभुज R है। इस तरह से पहले लिख लीजिए। अब देखना, एंगल A बराबर एंगल R के है और एंगल B बराबर एंगल P के है, तो यहाँ पे B लिख लेना और यहाँ पे P लिख लेना। और एंगल C बराबर एंगल Q के है तो यहाँ C लिख लेना, यहाँ पे Q लिख लेना मेरे भाई। इसे कहते हैं सिमिलरिटी। अब ये सिमिलर हो गया तो आप इस तरह के बॉक्स बना लेना। अब आराम से बांटते हुए चलिए। भुजा अगर कहें, इसकी भुजा की बात करें तो एंगल AB में भुजा AB का रेशियो RP के होगा और BC की रेशियो यह वाला इसके और यह वाला इसके, यह वाला इसके और यह वाला इसके, और बाकी यह वाला इसके और बड़ा वाला मतलब इसके आ जाएगा। यानी कि BC बटे के PQ और मेरे भाई कह दें AC जो होगा वो RQ के अनुपात में होगा। यह चीज़ें आपको बता दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताना जरा। यह चीज़ें समझ में आ गई तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा, AB बटे के RP इज इक्वल टू BC बटे के PQ इक्वल टू AC बटे के RQ। बताना जरा RQ। यह चीज़ें समझ लेना मेरे मित्र, यह चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी, 100% आएगा। अब यह हो गया। अब इसके बाद हम कह दें यह जो त्रिभुज है आपका, यह पूरा त्रिभुज है जो मेरे भाई, इसको हम कह दें इस पर परपेंडिकुलर डाल दें। एक लाइन हमने परपेंडिकुलर डाला जिसका नाम हमने दे दिया क्या, M नाम दे दिया। और इसमें भी एक हमने परपेंडिकुलर डाला यानी कि 90 डिग्री भाई परपेंडिकुलर डाला यहाँ से, यानी कि मीडियन बोल लीजिए इसका, मीडियन दोनों त्रिभुज का मीडियन जो है मेरे भाई यह आ गया, यह भी आ गया N। यानी कि अगर हम कहें जो इनके साइड का रेशियो है तो इनके मीडियन का रेशियो क्या हो जाएगा, इनके मीडियन की वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे AM अनुपात AN हो जाएगा। यानी कि जो मीडियन आएगा मेरे भाई वह भी इनके रेशियो के बराबर होगा, AN हो जाएगा, सॉरी PN है ना, तो PN हो जाएगा। ठीक है। अगर हम कह दें कोण समद्विभाजक का रेशियो क्या होगा मेरे भाई, अगर एंगल का कोण समद्विभाजक कर दें, हम यहाँ पे भी इस एंगल का कोण समद्विभाजक कर दें तो A अगर इसका नाम दे देते हैं AE और यहाँ पर जो काटा जा रहा है F नाम दे देते हैं, तो AE का रेशियो AF के बराबर हो जाएगा। AE का रेशियो मेरे भाई AF के बराबर हो जाएगा, याद रखना। अगर कह दें इसका परिमाप और इसके परिमाप का क्या होगा वैल्यू, तो बता देना इसका परिमाप
इसके परिमाप के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि अगर कह दें त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे के त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, मेरे भाई ये चीज़ याद रखना। अगर क्षेत्रफल की बात कर ले मेरे भाई तो किसी एक भुजा को पकड़ लेना, किसी एक भुजा को पकड़ लेना, यह ए बी है बटे आर पी कर लेना, उसका स्क्वायर कर लेना, यही होता है इसके इस एरिया के बराबर। यानी कि क्षेत्रफल ए बी सी बटे के क्षेत्रफल पी क्यू आर मेरे भाई, इस चीज़ को याद रखना। यह चीज़ें हो गई। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है मेरे भाई जो कि आपके सारे सलूशन का जवाब है, मतलब सारे एक तरह से परेशानियों का सलूशन है। ये बहुत ही बेहतरीन एक टैबलेट है मेरे भाई, इसको अगर छाप लिए दिमाग में ना तो कुछ भी आ जाए सिमिलरिटी से, कुछ भी आ जाए सर्वांग समता से, आप फोड़ के आओगे मेरे भाई, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी ना है। अब हम 2-3 प्रश्न करेंगे कल वाले टॉपिक पे, और आज वाले पे कर पाएंगे तो आज वाले पे भी कर लेंगे, समय रहा तो। चलिए, क्योंकि प्रश्न पहले लिखता होता है, ये छाप लेंगे आप तो अच्छा रहा होगा। आ जाइए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो आपके सभी एग्जाम में आए हैं। ये मत सोचना कि यूपी टेट में नहीं आया है भाई, यूपी टेट में भी आया है सर्वांग समता पे, ठीक है ना, सी टेट में भी आएगा, और सुपर टेट में तो जिंदाबाद है भाई। इसमें तो एक टॉपिक ही है सुपर टेट में, है ना, ज्यामिति पे। तो ये मत सोच के चलना कभी कि इसको छोड़ के चलेंगे तो हम निकाल लेंगे कुछ। आज छोड़ के नहीं भाई, आज लेके चलना पड़ेगा। आज स्थिति ऐसी है ना, अगर आप कोई चीज़ छोड़ के जा रहे हो तो समझ लो आप गंवा रहे हो उस चीज़ को। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, आज का पहला प्रश्न मेरे भाई, आज का पहला प्रश्न त्रिभुज ए बी सी में कोण बी, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 65 डिग्री, कोण बी बराबर 65 डिग्री मेरे भाई, और कोण सी बराबर मेरे भाई 35 डिग्री है। तो एडी भुजा यहाँ बोला गया है, एडी भुजा है मेरे भाई, एडी भुजा है वह बीसी पर लंब है, बीसी पर लंब है मेरे भाई, लंब है, याद रखना लंब है मेरे भाई, ध्यान देना, परपेंडिकुलर है। जो भुजा बीसी को बिंदु डी पर मिलती है, जो भुजा बीसी को बिंदु डी पर मिलती है, बिंदु डी पर मिलती है मेरे भाई, मिलती है। भुजा ए ई, ध्यान से लिखना प्रश्न को, भुजा ए ई कोण बी ए सी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। तो डी ए ई का मान क्या होगा, कोण डी ए ई का मान क्या होगा, इसका मान बताना है मेरे भाई। पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ध्यान से देखना मेरे भाई, बोल क्या रहा है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी हमने बना लिया। अब त्रिभुज ए बी सी में बोला है कोण बी 65 डिग्री का है, कोण बी यह वाला कोण कितने का है, 65 डिग्री का है मेरे भाई। और क्या बोला है, कोण सी है 35 डिग्री का है, यह 35 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का है। इसके बाद एडी जो है भुजा बीसी पर लंब है, एडी यानी कि हमने कहा एडी जो है भुजा बीसी पर लंब है, यह एडी यानी कि 90 डिग्री है मेरे भाई, यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। एडी जो है भुजा बीसी पर लंब है मेरे भाई। इसके बाद जो भुजा बीसी को बिंदु डी पर मिलती है, बिंदु डी पर मिल रहा है बीसी को डी पर मिल रहा है भाई, ठीक है। भुजा ए ई बी ए सी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, जो भुजा ए ई है मेरे भाई, यह बोला है भुजा ए ई, यह वाला जो है इस कोण ए को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब यह वाला और यह वाला कोण बराबर होगा, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि ए ई। अब आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, पूछ रहा है डी ए ई बताइए, डी ए ई बताइए मेरे भाई, यह बीच वाला कोण पूछ रहा है, बताओ। इसके लिए डायरेक्ट हमने फार्मूला नहीं बताया है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज नहीं बताया है क्या, कोण डी ए ई बराबर क्या होता है मेरे भाई, इतना माइनस इतना, यानी कि 65 डिग्री, यानी कि कोण बी बराबर कोण बी माइनस कोण सी, कोण 65 है माइनस 35 बटे के 2 कर लीजिए मेरे भाई, बटे के 2, 65 माइनस 35 करते हैं तो कितना आ जाता है मेरे भाई, 30 आ जाएगा। 30 का आधा करेंगे तो 15 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, बताना जरा, होगा या नहीं होगा बताना जरा मेरे भाई, होगा या नहीं होगा, बस इतना बता दो मेरे भाई, मेरे मित्र। बस आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यह पहला प्रश्न था आज का, लाजवाब था, इसको छाप लिए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना और बेसब्री से इस क्लास का इंतजार होना चाहिए आपको। कोई भी टॉपिक मेरे भाई अब शुरू हुआ है ना, तो यह क्लास शायद ही कभी बंद हो, बहुत ही शायद। अगर जिंदा रहेंगे ना इस क्लास को
आजीवन के लिए चला देंगे। यह 9 बजे क्लास कंटिन्यू रहेगा मैथ का, अगर ज़िंदा रहे तो। अगर भविष्य में बस आप लोग की दुआएं रहीं, सब कुछ सही रहा तो ये क्लासें बंद नहीं होंगी, चलती रहेंगी जब तक सांसें हैं। और सांसें चलाने का किसी को आदेश भी तो है, अगर वो रहे तो सांसें भी चलेंगे, सब कुछ होगा। चलिए चलिए प्रश्न पे आ जाइए, कहाँ चले जाते हैं हम भी। क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2, माना कि ओ त्रिभुज ओ त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। ओ जो है त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। मेरे मित्र ध्यान से देखना, अंतः केंद्र है। हमने बताया था अंतः केंद्र कैसे बनेगा, किसी भी त्रिभुज के अगर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं मेरे मित्र, जहाँ पे मिलते हैं वही अंतः केंद्र होता है, यानी इन सेंटर होता है, याद रखना मेरे मित्र। और जो D है मेरे भाई ना, और जो D है वह त्रिभुज ABC, जो D है वह त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु है जिससे OD जो है मेरे मित्र वह परपेंडिकुलर है, OD परपेंडिकुलर है BC पर, OD परपेंडिकुलर है BC पर यदि कोण BOD बराबर 15 डिग्री हो मेरे मित्र, तो बताना लाजवाब प्रश्न है कि नहीं है। बहुत ही लाजवाब है मेरे भाई, बताना। देखने में बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा क्योंकि यह है ज्यामिति, यह है एडवांस मैथ मेरे भाई। एडवांस मैथ बहुत कम लोगों को आता है, और जिसको आ जाता है मेरे मित्र, क्योंकि छोड़ के नहीं चलना है। देखो अगर आप यह कहते हो कि मैं छोड़कर इसे पास हो सकता हूँ, सुपर टेट यूपी टेट में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, सीटेट में अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, कहीं भी किसी भी से सर्वाइव कर सकता हूँ किसी एक टॉपिक को छोड़कर, मेरे भाई ये गलतफहमी है आज के वक्त, याद रखना। माना कि ओ त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, ठीक है भाई, कोई त्रिभुज है, यह त्रिभुज है कोई मेरे मित्र, वह त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र कब होता है मेरे भाई, यह त्रिभुज ABC। अब आप खुद बता दो अंतः केंद्र कब होता है, यह एंगल बाइसेक्टर B और एंगल बाइसेक्टर C जहाँ पे मिलेंगे, और एंगल बाइसेक्टर O जहाँ पे मिलेंगे मेरे भाई, उसी को कहते हैं अंतः केंद्र, यानी अंतः केंद्र इसमें बोला जा रहा है O, तो हम ले लेते हैं यह बिंदु O है। आगे पढ़ लो। और D जो है त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु है, और D जो D है मेरे भाई, और जो D है ना वह त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, और त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, इस BC पर मेरे भाई एक बिंदु है, यानी कि बिंदु है जिससे OD BC पर लंब है। अगर यह D यहाँ पर है मेरे भाई, D यहाँ पर है, तो OD बोला जा रहा है, OD जो है ना BC पर लंब है मेरे भाई, इस BC पर लंब है, यानी कि साफ अगर कह देना तो ये तो 90 डिग्री है, ये पहले से बोल दिया, लंब यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि BOD 15 डिग्री है, BOD मतलब यह वाला अंदर वाला, यह वाला कितने का है, 15 डिग्री है मेरे भाई, यह बोला जा रहा है। तो बताइए ABC की वैल्यू कितनी होगी, ABC यानी यह पूरा बोला जा रहा है कितने का होगा, आप खुद बता लो मेरे भाई। आप देखो यह 90 का है या 15 का है, तो 15 और 90 कितना हुआ मेरे भाई, 15 और 90 कितना हुआ। अगर त्रिभुज OBD को देखा जाए, त्रिभुज OBD को देखेंगे तो इसका कोण, यह वाला कोण और यह वाला कोण, यानी कोण B प्लस 90 प्लस 15 बराबर 180 होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। अगर बोले 90 प्लस 15 कितना हुआ, 105 हुआ, तो कोण B यह केवल इतना आएगा, कितना आएगा 90, 105 हुआ, 180 में से 105 माइनस कर देंगे तो 75 डिग्री आएगा। तो मेरे मित्र जब यह 75 होगा तो यह वाला भी 75 होगा, क्योंकि यह कोण समद्विभाजक है। जब यह 75 होगा मेरे भाई तो 75 और 75 कितना होगा, 150 होगा, यानी कि कोण B यानी कोण ABC की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, तो बता देना कोण ABC की वैल्यू होगी 150 डिग्री। अब यह मत बोलना मेरे मित्र कि सर OBD क्या समान होगा इसके, ना मित्र, ये छोटा वाला त्रिभुज है, यह बड़ा वाला त्रिभुज है, याद रखना। ये पूछ रहा है बड़े वाले का, ABD का हमने निकाला, OBD की वैल्यू जो आई 75 डिग्री आई है ना, OBD का 75 डिग्री आया। अब यह कोण समद्विभाजक है, इस वजह से यह वाला दोनों बराबर होगा, यानी ये पूरा का पूरा एंगल देखेंगे तो 75 प्लस 75 कितना होगा मेरे भाई, 150 हो जाएगा, और यही 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा, शायद अच्छे प्रश्न आपके लिए छोड़ दें, बताना, और अच्छे उसकी बुद्धि इसमें हरी हो जाती है। लेकिन बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, अगर पढ़े रहेंगे सब कुछ तो बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए
इसमें ऑप्शन भी देंगे हम आपको। चलिए लास्ट प्रश्न होगा आज का, ये थोड़ा बड़ा है भाई, लिखते हैं इसको। एक त्रिभुज यार एक त्रिभुज लिखना भाई। एक त्रिभुज की भुजाएं कितने के अनुपात में मेरे भाई? 1/4 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/8 के अनुपात में हैं। के अनुपात में है मेरे भाई, हैं। और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। और उसका परिमाप कितना है? 91 सेंटीमीटर है। 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना होगा? तदनुसार उसकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाओं का अंतर कितना होगा? भुजाओं का अंतर बता दीजिए। अंतर कितना होगा मेरे भाई, यह बताना है, यह पूछ रहा है। चलिए आ जाइए, काफ़ी लाजवाब है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात दिया है 1/4 1/6 1/8। तो हमने बताया था मेरे भाई जो परिमाप होगा तो उसका भी बराबर होगा। अगर कह दें इसको, अगर हम देखें पूरा का पूरा सही तरह से लिखने के लिए, तो आपने रेशियो अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ाएंगे। 1/4 1/6 1/8 में इसका एलसीएम ले लेते हैं मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 6 7 42 6 8 48। अगर 48 इसका एलसीएम आया है 48, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 4 दूनी 8 12 पहली भुजा, 6 7 42 6 8 48 दूसरी भुजा, तीसरी 8 6 48 8 7 8 कितना होगा? 7 8 56 6 7 42 6 8 48 यानी 6 आ गया। इसको भी और छोटा करना चाहते हैं तो कर लीजिए 12, यानी कि 2 से काट लेंगे, 2 6 12 2 चौके 8 2 3 6। फिर भाई यह आ गया हमारे तीनों भुजाओं का रेशियो। किसी भी त्रिभुज का जो भी दिया हो तो उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का रेशियो है 6 4 3। आपसे बोला गया है 91 सेंटीमीटर उसका परिमाप है। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है अगर आपको बता दें हम मेरे भाई, क्या होता है? अगर यह 12 है या 13 है या 14 है तो सबको जोड़ते हैं मेरे भाई, यह होता है उसका परिमाप। और ये अंदरवा वाला जो होता है ना, ये इसका एरिया होता है, अंदरवा वाला। और बाहरवा वाला जो भुजा है ना, उसको जब जोड़ लेंगे मेरे भाई तो आ जाता है इसका परिमाप। यानी कि परिमाप दिया है 91 और हमको भुजा दिया है रेशियो में मेरे भाई कितना? 6 4 3, यानी 6 4 20 3 13। 13 बराबर 91 करेंगे, 13 7 91 आएगा। जब 1 बराबर 7 के मेरे भाई, तो पूछ क्या रहा है भाई? सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का अंतर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा इसमें देखना क्या है? 7 है, तो 6 × 7 यानी कि 6 7 42। और सबसे छोटी भुजा 3 है, 7 21 और 42 और 21 का अंतर लेंगे मेरे भाई, तो कितना आएगा? 21 आएगा या नहीं आएगा? बताना जरा, 21 आएगा या नहीं आएगा मेरे भाई? 21 आएगा ना? बताना, 21 आएगा ना? तो इस तरह से हमने प्रश्न को 3 प्रश्न किए और तीनों को आपने देखा कि उम्दा था प्रश्न, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न भी हैं। चलिए टाइम भी लगभग 1 घंटे को होने को है। कल लेते हैं और भी प्रश्न, कल पूरा का पूरा प्रश्न ही करते हैं इस पर। फिर इसके बाद हम लोग इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर की तरफ चलेंगे, है ना। बहिर्केंद्र और अंतः केंद्र जो त्रिभुज का होता है, अगर अंदर त्रिभुज बना, अंदर वृत्त बना तो उसे हम कहेंगे इन सेंटर, अगर बाहर बना तो ऑर्थो सेंटर, सब हम चलेंगे। ठीक है, ऑर्थो सेंटर कहीं भी आ सकता है, उसके कई रूप हैं क्योंकि आपके 3 4 त्रिभुज हैं ना। कल बताया था त्रिभुज के बारे में, तो चारों त्रिभुज पे अलग अलग हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर इन सेंटर के बारे में। ठीक है, धन्यवाद, अपना ध्यान रखेंगे और इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। और स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य भी ध्यान रखते हुए पढ़ाई करेंगे। नमस्कार।